हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज़ जेडीए जेएलओ। हमने लास्ट जो सेक्शन कवर किया था वो 229 तक कवर किया था और ये एक्ट जो है ऑलमोस्ट एंड हम लोग करने वाले हैं राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना। और आप ये पाएंगे कि मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न है वो डिफरेंट है, क्योंकि देखिए सेक्शन को मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में लिखा है। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं और ट्रस्ट में एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आप जिंदगी में कभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं जितना भी ज़्यादा ईजी हो सके एक्ट उतना ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ाती हूँ। और साथ के साथ फिर मैं हर एक सेक्शन के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, वो एमसीक्यूज भी मैं साथ के साथ कराती हूँ सेक्शन वाइज, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। देखिए जैसे कि एमसीक्यू प्रैक्टिस आप देख पा रहे हैं, तो मैंने जैसे 4-5 सेक्शन कवर कराए, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं फिर उनको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे और फिर आप कितना कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि अगर हम साथ के साथ सब चीज़ों को डील कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 230, पावर ऑफ बोर्ड टू कॉल फॉर केसेस। अब देखिए सेक्शन 230 में बात की गई है, जो रेवेन्यू बोर्ड है उसके पास पावर है कि वो केसेस को अपने पास क्या कर सकता है, बुला सकता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं रिवीजन पावर ऑफ बोर्ड। जैसे कि द बोर्ड कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ एनी केस डिसाइडेड बाय सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट्स वेयर नो अपील लाइज। देखिए मैं ना आपको एक डिफरेंस बताती हूँ। आपको रेफरेंस का तो मतलब समझिए आता होगा, जब एक कोर्ट, ठीक है, लोअर कोर्ट जब रेफरेंस कर रहा है हाई कोर्ट में, यहाँ पे रेफरेंस जब होता है ना, तो रेफरेंस हम तब करते हैं जब किसी लॉ पर हमें डाउट होता है कि वो लॉ वैलिड है या नहीं है, ठीक है, तब। तो ये रेफरेंस तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। फिर एक होता है हमारे पास रिव्यू। रिव्यू हमें पता ही है कि सेम कोर्ट अपने ही जब जजमेंट को दोबारा से चेक करता है उसको बोलते हैं रिव्यू। तो हमारे पास दो चीजें बची, अब अपील और रिवीजन। अब एक बात याद रखना, अपील का मतलब क्या होता है, जब हम लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में, ठीक है, खुद जजमेंट के खिलाफ अपील फाइल कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अपील। अपील में क्या है, हमारे पास स्टैट्यूटरी राइट है अपील फाइल करने का। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास अपील फाइल करने का राइट ना हो, तो कुछ तो आपके पास रेमेडी बचेगी। तो जब अपील फाइल करने का राइट नहीं होता है ना, तो एक रेमेडी होती है रिवीजन, कि अगर अपील लाई नहीं कर रही है तो फिर आप रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और रिवीजन क्या होता है, अब मैं आपको वही इस सेक्शन में बता रही हूँ। वैसे तो आपने सीपीसी में पढ़ा होगा, ठीक है, और आपने सीआरपीसी बीएनएसएस में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार हम दोबारा से इस चीज को क्लियर करते हैं। देखिए अब यहाँ पर उसी चीज की पावर हम पढ़ रहे हैं कि कोर्ट के पास बोर्ड जो है रेवेन्यू बोर्ड, उसके पास पावर है कि वो अपने पास केसेस को बुला सकता है। यहाँ पे पार्टी नहीं जा रही है, ठीक है, यहाँ पे कोर्ट खुद अपने पास केसेस को बुला रहा है। क्यों? क्योंकि अपील तो लाई नहीं कर सकती, तो पार्टी तो अपील में जा नहीं सकती है, ठीक है। इसी पावर को हमने बोला रिवीजन। अपील हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर। अब देखिए क्या है, द बोर्ड कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ एनी केस डिसाइडेड बाय सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट वेयर नो अपील लाइज। बोर्ड किसी भी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के केस का रिकॉर्ड मंगाकर जांच कर सकता है जहां अपील नहीं होती, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट से, जो सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट है, वहां से क्या किया, बोर्ड ने अपने पास केस मंगा लिया, ठीक है, अपने पास क्या कर लिया, केस बुला लिया। वो ग्राउंड क्या है कि जब बोर्ड इंटरफेरेंस कर सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजमेंट में, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो इंटरफेरेंस कर सकता है, तो वो किस ग्राउंड पे कर सकता है। पहला ग्राउंड, ज्यूरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड, अधिकार ना होने पर निर्णय देना। इसका मतलब सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट है, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था उस केस को सुनने का, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उस केस को सुन लिया। अब जब उस केस को सुन लिया, अब उसके पास ज्यूरिसडिक्शन तो था नहीं। दूसरी चीज क्या हो गई, अपील भी नहीं लाई कर रही है। अब वो पार्टी, ठीक है, जो विक्टिम है उस जजमेंट से, वो कहाँ जाए, उसके पास तो अपील की रेमेडी नहीं बची। तो यहाँ पर पावर दे दी गई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि देखो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ये केस को सुन लिया है, इसके पास पावर नहीं थी। तो ऐसे केस में ऐसे केस में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ऐसे केस में क्या कर सकता है, इंटरफेरेंस कर सकता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट, आपके पास जुरिसडिक्शन नहीं था, आपने कैसे सुना इस केस को,
तो पहला ग्राउंड क्या है, जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड, और आपने केस सुन लिया तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इंटरफेयर करेगा। दूसरा ग्राउंड, फेलियर टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन, मैं गई लोअर कोर्ट के पास कि आप मेरा ये केस सुन लो, उन्होंने मेरा केस नहीं सुना जबकि उनके पास जुरिसडिक्शन था सुनने का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो जुरिसडिक्शन है जिसको वो एक्सरसाइज कर सकते थे, उनके पास पावर थी, उन्होंने उसका यूज नहीं किया, अधिकार होते हुए भी उपयोग नहीं किया, ठीक है। अब मैं कहाँ जाऊं, ऐसे में क्या होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करेगा, ऐसे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहेगा कि अब ठीक है, मेरे पास अपने रिकॉर्ड्स, जो केस है उसके रिकॉर्ड्स मेरे पास लाओ, मैं चेक करता हूँ कि जब आपके पास जुरिसडिक्शन था इस केस में इस पर्टिकुलर पॉइंट को डील करने का, तो आपने क्यों नहीं किया। तो दूसरा ग्राउंड क्या हो गया हमारा, जुरिसडिक्शन था लेकिन यूज नहीं किया। तीसरा, इलीगल और इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ जुरिसडिक्शन, जुरिसडिक्शन का यूज तो किया लेकिन अवैध तरीके से या फिर अनियमित तरीके से जुरिसडिक्शन का यूज कर लिया, ठीक है। तो इन 3 ग्राउंड पर बोर्ड क्या कर सकता है, इन 3 ग्राउंड पर बोर्ड सब ऑर्डिनेट का जो कोर्ट, जो सब ऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट था, ठीक है, जो उसने जो केस डिसाइड किया था, उस पूरे केस को अपने पास बुला लेगा। देखो मैं आपको एक मतलब वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। द बोर्ड कैन कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ एनी केस डिसाइडेड, तो एक वर्ड याद रखना, केस डिसाइड हो चुका है, ठीक है। वो जो केस डिसाइड हो चुका है ना, ये जो केस डिसाइड हो चुका है, इसका क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड मंगा रहे हैं, पूरी फाइल अपने पास मंगा रहे हैं कौन, ये बोर्ड, ठीक है। इस बोर्ड ने पूरा रिकॉर्ड उस केस का जो डिसाइड किया था सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट ने अपने पास बुला लिया, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने पास उस केस को बुला लिया इन ग्राउंड पर। सबऑर्डिनेट कोर्ट, आपके पास तो जुरिसडिक्शन नहीं था, आपने कैसे सुना, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, आपके पास तो ये जुरिसडिक्शन था, आपने क्यों नहीं सुना, या फिर आपने ये अवैध तरीके से कैसे सुन लिया, ठीक है। अब पावर क्या है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पास एनी ऑर्डर, ठीक है, इट थिंक्स फिट, अब बोर्ड जो भी उसको उचित आदेश लगेगा वो दे सकता है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, ठीक है। जो भी मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आपको समझ आ गया। रिवीजन 3 ग्राउंड है, रिवीजन क्या होता है, ठीक है, कहाँ से केस ले रहे हैं और कौन ले रहे हैं, बोर्ड ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, तहसीलदार ने डिसाइड किया एक टीनेंसी सूट, ठीक है, एक टीनेंसी डिस्प्यूट था, उसको तहसीलदार ने क्या किया, उसको तहसीलदार ने डिसाइड किया। अंडर द लॉ नो अपील वाज अवेलेबल अगेंस्ट दैट ऑर्डर, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया या तो अपील या तो रिवीजन, दोनों चीजें नहीं चल रही हैं एक साथ। अपील में जा सकते हो तो रिवीजन नहीं करा सकते, और रिवीजन करा रहे हो उसका मतलब आपके पास अपील नहीं थी। आगे बात समझ। अब जो टेनेंसी डिस्प्यूट तहसीलदार ने डिसाइड किया, लॉ के अंदर उस डिस्प्यूट की जो है अपील नहीं की जा सकती, जो उस डिस्प्यूट को सुना है, उस पर जो ऑर्डर आया है, लॉ के अनुसार उसकी क्या नहीं हो सकती, अपील नहीं हो सकती। लेटर इट वाज फाउंड, बाद में पता चला कि जो तहसीलदार है, जो उसने टेनेंसी डिस्प्यूट सुना, उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं था इस केस को डिसाइड करने का। तहसीलदार हैड नो जुरिसडिक्शन टू डिसाइड द केस, तहसीलदार ने किराएदारी विवाद का जो फैसला दिया, कानून के अनुसार उस आदेश के खिलाफ कोई अपील उपलब्ध नहीं थी। बाद में पता चला कि तहसीलदार के पास मामला सुनने का अधिकार ही नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, ही रिफ्यूज टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन दैट ही हैड पावर, या फिर तहसीलदार ने क्या किया, अधिकार होते हुए भी उसने उसका उपयोग नहीं किया था, या फिर ही एक्टेड इलीगली और इरेगुलरली ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, उसने कार्यवाही में अवैध या अनियमित तरीका अपनाया। इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज हुई। अब इस सिचुएशन में क्या हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैन कॉल फॉर द एंटायर रिकॉर्ड ऑफ केस, ऐसी स्थिति में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उस केस का पूरा रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है, आफ्टर एग्जामिन द रिकॉर्ड द बोर्ड में, ठीक है, रिकॉर्ड की जांच के बाद बोर्ड क्या कर सकता है, सेट असाइड द ऑर्डर, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसको सेट असाइड कर सकता है, ठीक है, आदेश को रद्द कर सकता है, या फिर मॉडिफाई इट, उस आदेश में क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है, या फिर
और पास एनी सुटेबल ऑर्डर, और कोई भी उचित आदेश दे सकता है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जो जुरिडिक्शन नहीं था तो भी पास कर दिया, या फिर फेल कर गया, जुरिडिक्शन था पास कर सकता था नहीं किया, या फिर इलीगली कोई काम किया प्रोसीडिंग में, इन तीनों सिनेरियो में बोर्ड कोई भी, ठीक है, ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 230 इज नॉट अ नॉर्मल अपील, क्योंकि जो हम सेक्शन 230 पढ़ रहे हैं ये अपील तो है नहीं, ये तो रिवीजन है। ठीक है, तो ये तो वो चीज हम नहीं पढ़ेंगे इसको। इट इज अ रिवीजन पावर, इसको रिवीजन पावर कहते हैं, यूज मेनली टू करेक्ट जुरिस्डिक्शनल और लीगल एरर। ये दो चीज याद रखना, रिवीजन किस केस में हो रही है, या तो कोई जुरिस्डिक्शनल एरर हो रहा है, ठीक है, क्या एरर हो रहा है, जुरिस्डिक्शनल एरर हो रहा है, या फिर कोई लीगल एरर हो रहा है। लीगल एरर मतलब प्रोसीडिंग के दौरान कोई इलीगैलिटी आपने अपना ली है, ठीक है, इरेगुलरिटी आई है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग। तो रिवीजन दो चीजों पर हो रहा है, जुरिस्डिक्शन नहीं था या फिर आपने कोई लीगल एरर कर दिया, ये होती है रिवीजन की पावर। ठीक है, जो कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपनी यूज की है। अब है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कॉल फॉर केसेस। अब यहाँ पर भी वही बात की गई है कि हाई कोर्ट चाहे तो अपने पास केस बुला सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट कैन ऑल्सो रिवाइज, ये भी रिवीजन पावर हाई कोर्ट को दे दी। अभी हमने किसके पास पढ़ी रिवीजन पावर, किसके पास थी, बोर्ड के पास। और सेक्शन 231 में किसके पास पावर है, रिविजनल पावर, हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट कैन ऑल्सो रिवाइज सर्टेन रेवेन्यू सिविल केसेस वेयर अपील लाइज टू सिविल कोर्ट बट नॉट टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कुछ मामले में रिकॉर्ड मंगाकर पुनरीक्षण कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है कुछ रेवेन्यू और सिविल केसेस के मामलों को जहां पर अपील लाइज टू सिविल कोर्ट बट नॉट टू हाई कोर्ट। ठीक है, जहां पे जो अपील लाई करती है सिविल कोर्ट में लेकिन हाई कोर्ट में नहीं, ऐसे केसेस में हाई कोर्ट भी कुछ मामलों में रिकॉर्ड मंगाकर पुनरीक्षण कर सकता है। क्योंकि देखिए अपील जो है हाई कोर्ट में तो लग नहीं रही है। ठीक है, अब जब हाई कोर्ट में अपील जा ही नहीं रही है तो हाई कोर्ट के पास कैसे अधिकार आए कि अगर कोई इलीगैलिटी हुई है तो वो उस पर वो दोबारा चेक करे। तो फिर तो एक ही रास्ता बचा है कि वो रिवीजन के थ्रू जाए, क्योंकि हाई कोर्ट भी तो, हाई कोर्ट आपने अगर आपको पता हो तो हाई कोर्ट की इस पावर होती है कि वो क्या करता है, कंट्रोल करता है जितने भी उसके जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, है ना, या जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उस पर उसकी सुपरिटेंडेंट पावर होती है। अब उस पावर के तहत अगर देखा जाए, अगर कोई लोअर कोर्ट है, ठीक है, उसने कोई जजमेंट पास की और अपील उसकी सिविल कोर्ट में तो जा रही है लेकिन हाई कोर्ट में नहीं जा रही है, हाई कोर्ट को लग रहा है कि ये मामला गड़बड़ है, तो हाई कोर्ट को भी तो रिवीजन पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हाई कोर्ट को भी क्या करी है, रिविजनल पावर दे दी गई है। और ग्राउंड क्या है, वही ग्राउंड है जो सेक्शन 230 में हम पढ़ के गए हैं, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जुरिस्डिक्शन नहीं था फिर भी आपने इसको यूज कर लिया, नॉन एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन, मतलब फेलियर कर दिया, आपके पास जुरिस्डिक्शन था आपने यूज नहीं किया, या फिर इलीगल और इरेगुलर एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रोसीडिंग आपने वो यूज कर लिया। ठीक है, तो सेम वही है लेकिन पावर यहाँ पर हाई कोर्ट को भी दे दी गई है। हाई कोर्ट फिर क्या कर सकता है, वही कोई भी सुटेबल ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल, अ सिविल अपील रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल लैंड वाज डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट। क्या होता है, कृषि भूमि से जुड़ी एक दीवानी अपील जिला दीवानी अदालत ने तय की। ठीक है, नो फर्दर अपील टू द हाई कोर्ट वाज अलाउड अंडर लॉ। अब क्या है कि एक सिविल अपील है, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड एक जो सिविल अपील है उसको डिसाइड कर दिया था डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट ने। ठीक है, उस अपील को, लेकिन बाद में जो फर्दर अपील है वो अंडर लॉ हाई कोर्ट में अलाउड नहीं है। ठीक है, अब लेकिन बाद में ये लग रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट ने जो अपील सुनी है, वो जो कोर्ट है, क्योंकि हाई कोर्ट से तो लोअर कोर्ट माना जाएगा, वो जो लोअर कोर्ट है उसने जो एक्ट किया है विदाउट जुरिस्डिक्शन किया है, ये पाया गया, या फिर उसने अपने जुरिस्डिक्शन को प्रॉपर्ली यूज नहीं किया, या फिर उसने कोई सीरियसली प्रोसीजरल जो इलीगैलिटी है, इलीगैलिटी है उसको क्या है, कमिट किया है। अब देखिए इन तीनों सिचुएशन में अब हाई कोर्ट को ये अपीयर हो रहा है कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट है जो इसने ये अपील सुनी है इस मामले में, उसको ये अधिकार नहीं था
और हाई कोर्ट को ये भी पता है कि इसकी फर्दर अपील मेरे पास नहीं आएगी, तो हाई कोर्ट अब इंटरफेयर करेगा। इन सिचुएशन हाई कोर्ट कैन कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट उस केस का रिकॉर्ड अपने पास मंगवाकर क्या कर सकता है, जांच करवा सकता है। ठीक है, देखिए कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड, ठीक है, ये नहीं सिर्फ अपने पास मंगवा लिया छोड़ दिया, साथ के साथ एंड वर्ड, एग्जामिन वेदर द लोअर कोर्ट एक्टेड लीगली, और चेक करेगा कि ये जो लोअर कोर्ट है उसने लीगली एक्ट किया है। ठीक है, एक बात याद रखना, हाई कोर्ट वाले केस में जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप रिवीजन तब कर रहे हैं जब रेवेन्यू और सिविल केस की जो अपील है सिविल कोर्ट में हो रही है, लेकिन हाई कोर्ट में नहीं हो रही है। ये पॉइंट याद रखना, यहाँ पर यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखिए, आफ्टर एग्जामिनेशन हाई कोर्ट में पास सुटेबल ऑर्डर, फिर कोई भी जो है उचित आदेश हाई कोर्ट पास कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 231 इज अ रिवीजन पावर, ये नॉर्मल अपील नहीं है। हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है जब जुरिसडिक्शनल एरर हुआ हो, कोई इलीगलिटी हो या फिर कोई सीरियस प्रोसीजर इरेगुलरिटी हो। ठीक है, हाई कोर्ट मुख्यतः तब हस्तक्षेप करता है जब अधिकार क्षेत्र की गलती हो, कानून का उल्लंघन हो या गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितता हो। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 232 रेफरेंस बाय कलेक्टर टू बोर्ड। अब यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने रिवीजन पावर पढ़ी और दो अथॉरिटी थी जिनके पास रिवीजन पावर थी, एक थी बोर्ड के पास, दूसरी थी हाई कोर्ट के पास। ठीक है, अपील हम पढ़ चुके हैं, अब हमारा रिवीजन भी हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं रेफरेंस। रेफरेंस क्या है, तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस कौन कर रहा है, कलेक्टर कर रहा है। किसको कर रहा है, बोर्ड को कर रहा है। अब देखिए रेफरेंस यहाँ पर क्यों हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से समझना। देखिए ये सेक्शन बताता है कलेक्टर कैन रेफर अ केस टू द बोर्ड इफ ही फाइंड्स इलीगैलिटी और इरेगुलरिटी। अब देखिए कलेक्टर किसी केस की जांच करके उसे बोर्ड को भेज सकता है। ठीक है, कोर्ट को भेज सकता है। पहला, कलेक्टर कैन एग्जामिन लीगैलिटी और प्रोप्राइटी, कलेक्टर जो है निर्णय की वैधता या जांच कर सकता है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कोई लोअर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। ठीक है, कलेक्टर जो कोर्ट है उससे जो लोअर कोर्ट होंगे, है ना, जैसे कि एसडीएम का हो गया या तहसीलदार का हो गया, उन्होंने कोई केस डिसाइड किया। अब जब वो केस डिसाइड हुआ, अब कलेक्टर के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो चेक कर सकता है। हम पढ़ रहे हैं ना, कलेक्टर कैन रेफर केस टू द बोर्ड इफ ही फाइंड्स इलीगैलिटी और इरेगुलरिटी, अगर उसको जांच करके लग रहा है कि ये सब चीजें हुई हैं। तो अब यहाँ पर कलेक्टर ने क्या किया, वो जो निर्णय था उसकी वैधता जांच करता है। ठीक है, कलेक्टर कैन एग्जामिन लीगलिटी एंड प्रोप्राइटी, कलेक्टर निर्णय की वैधता जांच कर सकता है। दूसरा, इफ एरर फाउंड केस इज रेफर टू बोर्ड, गलती पाए जाने पर मामला बोर्ड को भेजा जाएगा। अब आप मेरी एक बात समझना, हमने रिवीजन में क्या पढ़ा था, हमने रिवीजन में पढ़ा था यहाँ पर बोर्ड और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से खुद अपने पास मामला मंगा रहे हैं और देख रहे हैं कि शायद लोअर कोर्ट से गलती हो गई है, जुरिसडिक्शनल एरर हो गया है, या फिर कोई भी मामला कोई लीगल मिस्टेक हो गई है, उनसे अपने पास बुला के खुद मामला सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन कलेक्टर वाले केस में क्या है, रेफरेंस वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि जो यहाँ पे कलेक्टर है ना, वो तहसीलदार का अगर कोई मामला है और कलेक्टर को लग रहा है कि गलत है, तो वो आगे फॉरवर्ड बोर्ड को कर रहा है, खुद नहीं देख रहा है, इसीलिए यहाँ पे रेफरेंस वर्ड यूज हुआ है। रिवीजन में खुद चेक करता है बोर्ड और हाई कोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर कलेक्टर रेफर कर रहा है बोर्ड को, इसीलिए यहाँ पर रेफरेंस वर्ड यूज हुआ है। अगर आप सीपीसी में रेफरेंस पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं ना कि अगर वैलिडिटी एक्ट की अगर हमें लग रहा है कि वो एक्ट वैलिड है या नहीं, ऑर्डिनेंस, बायलॉज वगैरह, तो लोअर कोर्ट खुद भेज देता है। ठीक है, रेफरेंस में हाई कोर्ट को। लेकिन यहाँ का जो रेफरेंस है, यहाँ पे रेफरेंस में अलग बात की गई है। यहाँ जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट है 1955, इसमें रेफरेंस में कलेक्टर को पावर दे दी गई है कि अगर आपको कुछ गलती नजर आ रही है जो लोअर कोर्ट से, तो मामला उठा के बोर्ड के पास भेज दो। अब बोर्ड पास करेगा फाइनल ऑर्डर। देखो यहाँ पे कलेक्टर को पावर इसलिए भी दे दी है क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी हो गई, वो ये जो तहसीलदार के कोर्ट हैं और एसडीएम के कोर्ट होते हैं,
इसमें तो नहीं ज्यादा ध्यान दे सकते ना, ठीक है। इसीलिए कलेक्टर फिर इनके ऊपर सुपरविजन रखता है और लगता है कि अगर ये कुछ गलती कर रहे हैं तो मामला भेज देता है बोर्ड के पास। वैसे तो बोर्ड के पास खुद के पास भी पावर है रिवीजन की, खुद भी अपने पास रिकॉर्ड मंगा सकता है, लेकिन ये वाला पॉइंट आप याद रखना। लिमिटेशन, इट कैन नॉट बी यूज फॉर केसेस अंडर सेक्शन 239। अभी हम आगे सेक्शन 239 पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो मामला है वो यूज नहीं हो सकता उन केसेस के लिए। कौन से केसेस? सेक्शन 239 वाले। अब मैं आपको बता देती हूँ 239 क्या कहता है। प्रोसीजर व्हेन क्वेश्चन ऑफ प्रोप्राइटरी राइट अराइजेस इन रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। यदि राजस्व न्यायालय में स्वामित्व या प्रॉपर्टी राइट का प्रश्न उठता है तो उसे दीवानी न्यायालय को भेजा जाएगा। आप समझ रहे? इफ इन अ रेवेन्यू कोर्ट केस अ क्वेश्चन ऑफ प्रोप्राइटरी राइट अराइजेस, इट इज रेफर टू सिविल कोर्ट फॉर डिसीजन। अब सेक्शन 239 में जो रेवेन्यू कोर्ट है वो अपना मामला सिविल कोर्ट को भेज रहा है, ठीक है। तो फिर कलेक्टर को, क्योंकि देखिए जो कलेक्टर है हमारा यहाँ पर, वो सिविल कोर्ट के मामले में थोड़ी ना जो है इंटरफेरेंस करेगा। वो तो तहसीलदार के कोर्ट में कर सकता है, एसडीएम के कोर्ट में कर सकता है, ठीक है। असिस्टेंट कलेक्टर है, उसके जो है डिसीजन में इंटरफेरेंस कर सकता है। सेक्शन 239 तो ये कह रहा है ना कि हमने कोई जो रेवेन्यू केस में, रेवेन्यू है तो वो रेवेन्यू कोर्ट का केस, ठीक है, लेकिन वो रेवेन्यू कोर्ट के केस में जो एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो हमने भेज दिया है सिविल कोर्ट के पास, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमने प्रोप्राइटरी का सिविल कोर्ट के पास भेजा है उसके लिए आप प्रश्न नहीं उठा सकते कलेक्टर साहब कि आपने भेज दिया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रेफर करके कि देखिए, क्योंकि ये मामला सिविल कोर्ट का हो जाएगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। देखा, मैं जितना एफर्ट्स आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये छोटी छोटी चीजें समझा रही हूँ, ट्रस्ट में अगर आप एक बार इसी पैटर्न से पढ़ने लगेंगे ना, चीजें समझने लगेंगे, आपको कभी भी किसी लॉ को पढ़ने में और समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मेरा बस एक यही मैं बोल सकती हूँ कि एम है, मैं जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ तो उनको क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ चीजें समझ आए। अगर मैं एक एस्पेक्ट पढ़ा रही हूँ तो पूरा पूरी 100% अंडरस्टैंडिंग उस पर आपकी आ जाए, 100% कमांड आ जाए। जैसे कि अगर आपसे कोई सेक्शन 232 पूछेगा ना कि जो रेफरेंस यहाँ पर कलेक्टर कर रहा है बोर्ड के पास, तो आप सिर्फ इतना नहीं बता सकते कि यहाँ कलेक्टर जो है बोर्ड को मामला भेज रहा है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि लोअर कोर्ट में जो मामला लोअर कोर्ट ने डिसाइड किया उसमें कुछ गलतियां हैं। नहीं, आप पूरा बताएंगे कि कलेक्टर जब रेफर करता है अपना केस बोर्ड के पास तो वो किस पॉइंट पे कर रहा है कि उसको लग रहा है कोई लीगैलिटी और प्रोप्राइटी के केस में, ठीक है। और जब उसको लगता है कि हाँ एरर हुआ है तो वो केस बोर्ड को पास कर देता है, बोर्ड फाइनल ऑर्डर पास करता है। लेकिन एक लिमिटेशन है कि आप 239 के केसेस को आप बोर्ड के पास नहीं भेज सकते, क्योंकि 239 जो सेक्शन है हमारा, उस सेक्शन 239 में इस बारे में बात की गई है कि जो रेवेन्यू कोर्ट केसेस को डील कर रहा है, अगर उस रेवेन्यू कोर्ट में जो मुद्दा आया है और उसके अंदर एक क्वेश्चन प्रोप्राइटरी से भी रिलेटेड है जिसको आपने सिविल कोर्ट के पास भेज दिया है डिसाइड कराने के लिए, उन मुद्दों को लेकर कलेक्टर रेफर नहीं करा सकता बोर्ड के पास। तो सोचिए कितने इसके अलावा तो इस सेक्शन में कुछ नहीं लिखा ना। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी बने आपका 100% ठीक होगा, ठीक है। इसीलिए जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर अभी तक अगर आपने अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है समझ लिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सारी सीरीज इसकी सब कुछ, ठीक है, जितनी अभी मैंने डाली है सब देख लेना। और एक और चीज, बार बार जंप मत करो। अगर कहीं से पढ़ रहे हो ना तो उस ही ट्यूटर से पढ़ो, क्योंकि जब आप बार बार अलग अलग जगह से पढ़ते हो ना, सबका पढ़ाने का जो है तरीका अलग होता है, तो उससे क्योस हो जाता है, ठीक है। तो जब पढ़ रहे हो तो एक ही ट्यूटर से पढ़ो, उसी की वीडियोस को आप बार बार रिपीटेड मोड में देखो। इस वीडियो को आपको एटलीस्ट 3 बार तो देखना ही है, ठीक है। वैसे भी अगर एग्जाम निकालना है तो जितनी ज्यादा बार आपको अच्छा मतलब आपको लग रहा है टाइम मिल रहा है तो ज्यादा देखो, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें अपना एग्जाम को भी क्वालिफाई करना है। और एग्जाम से पहले पहले सारे माइनर एक्ट्स तो मैं आपको कवर करा ही दूंगी, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको करा दिया कि तहसीलदार ने डिसाइड किया टेनेंसी डिस्प्यूट एंड पास एन ऑर्डर इजेक्टिंग अ टेनेंट, ठीक है। तहसीलदार ने किराएदारी विवाद में किराएदार को बेदखल करने का आदेश दे दिया। लेटर द कलेक्टर एग्जामिन द रिकॉर्ड, अब बाद में कलेक्टर ने रिकॉर्ड देखा और उसने ये पाया कि इंपॉर्टेंट एविडेंस वाज इग्नोर्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट एविडेंस तो सुने ही नहीं, ठीक है।
या फिर लॉ वाज रॉन्गली अप्लाइड, कानून का गलत तरीके से उसको कानून को जो है गलत तरीके से लगाया गया है, या फिर तहसीलदार एक्सीडेड हिज जुरिसडिक्शन, तहसीलदार ने अपनी शक्तियों से बाहर जाकर फैसला दिया। तो अब एक बात समझना, जब हम रिवीजन पढ़ रहे थे तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, जुरिसडिक्शन या फिर कोई आपने लीगल मिस्टेक करी है, ठीक है, तो उसका क्या हो सकता था, उसका रिवीजन हो सकता था। कलेक्टर के पास और ज्यादा पावर आ गई है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस भी इग्नोर हो गया है ना, अगर कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस भी इग्नोर हो गया है तो क्या उस बेसिस पे भी कलेक्टर क्या कर सकता है, बोर्ड के पास रेफर कर सकता है, या फिर कोई लॉ को रॉन्गली अप्लाई किया गया है उस केस में भी, या फिर तहसीलदार ने जुरिसडिक्शन को क्या कर दिया है, एक्सीड कर दिया है उस केस में भी। तो कलेक्टर हिमसेल्फ कैन नॉट फाइनली चेंज दैट ऑर्डर, कलेक्टर खुद उस ऑर्डर को जो है चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, अगर इन केस एसडीएम है या फिर क्योंकि कलेक्टर तो एक डिस्ट्रिक्ट का होता है ना, तो एक लेवल हम ऊपर जाएंगे तो फिर हमारे पास बोर्ड हो गया, ठीक है, रेवेन्यू अपील अथॉरिटी होती है, उसके बाद बोर्ड। तो ये बात फिर कलेक्टर को खुद नहीं है कि वो उस ऑर्डर को खुद ही करेक्ट कर दे। तो सेक्शन 232 के तहत क्या करेगा, ये मामला बोर्ड को भेज देगा, कलेक्टर रेफर कर देगा केस टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द बोर्ड देन एग्जामिन द मैटर एंड पास द फाइनल ऑर्डर, और फिर बोर्ड ने क्या करेगा, रिकॉर्ड की जांच करके अंतिम आदेश दे देगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कलेक्टर यहाँ पर ओनली रेफर कर रहा है केस को, फाइनल डिसीजन इज ऑलवेज टेकन बाय द बोर्ड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हमारा सेक्शन 233 ट्रांसफर ऑफ केसेस बाय बोर्ड। अब देखिए, क्या जो बोर्ड है वो केसेस को ट्रांसफर कर सकता है। देखिए, बोर्ड में ट्रांसफर एनी केस, एनी अपील और एनी प्रोसीडिंग फ्रॉम वन रेवेन्यू कोर्ट टू अनदर रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। तो बोर्ड किसी भी मामले को एक राजस्व न्यायालय से दूसरे राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। तो ट्रांसफर पॉसिबल है, अगर सफिशिएंट कॉज है तो उचित कारण होने पर ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जांपल, एन अपील रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल लैंड। देखो, मैं जब भी लैंड वर्ड यूज कर रही हूँ तो एक बात याद रखना, राजस्थान टेनेंसी एक्ट में जो लैंड वर्ड यूज है वो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए ही यूज हुआ है। अगर मैं इन केस एग्जांपल में कोई लैंड से बेयर लैंड वर्ड यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। इतना तो आप डीम्ड का जो है प्रोविजन यूज कर ही सकते हैं कि अगर मैं लैंड बोल रही हूँ तो, ठीक है। अब देखिए, एन अपील रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल लैंड वाज पेंडिंग बिफोर रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी इन जयपुर। क्या हो रहा है, कृषि भूमि से संबंधित एक अपील जयपुर के राजस्व अपीलीय प्राधिकरण में लंबित थी। वन पार्टी कंप्लेंट दैट फेयर हियरिंग वाज नॉट पॉसिबल देयर बिकॉज ऑफ लोकल इन्फ्लुएंस। एक पक्ष ने ये शिकायत की कि स्थानीय प्रभाव के कारण निष्पक्ष जो है सुनवाई संभव नहीं है। पार्टी अप्लाइड बिफोर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर ट्रांसफर। अब उस पक्ष ने क्या किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने ट्रांसफर का आवेदन दिया। द बोर्ड फाउंड सफिशिएंट कॉज, ठीक है, बोर्ड को भी उचित कारण लगा, एंड ट्रांसफर द अपील फ्रॉम जयपुर रेवेन्यू कोर्ट टू अजमेर रेवेन्यू कोर्ट। और मामले को जयपुर राजस्व न्यायालय से अजमेर राजस्व न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो है निष्पक्ष जो है आपका प्रोसीडिंग जो है नहीं हो सकती है, फेयर जो है हियरिंग नहीं हो सकती है, आप अप्लाई कीजिए। अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लगेगा तो आपका केस को क्या करेगा, एक रेवेन्यू कोर्ट से दूसरे रेवेन्यू कोर्ट में भेज दिया जाएगा। अब एक बात याद रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, केस हो, अपील हो या प्रोसीडिंग हो, ऑल कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द बोर्ड इफ जस्टिस और कन्वीनियंस रिक्वायर्स इट, ठीक है। यदि न्याय या सुविधा की आवश्यकता हो तो बोर्ड केस, अपील या अन्य कार्यवाही सबका ट्रांसफर कर सकता है। फिर हमारा सेक्शन 235 ट्रांसफर और विड्रॉल बाय कलेक्टर और एसडीएम। अब क्या कलेक्टर भी ट्रांसफर कर सकता है केस को या विड्रॉ कर सकता है, या क्या एसडीएम भी केस को ट्रांसफर या विड्रॉ कर सकता है। देखिए, ट्रांसफर का मतलब होता है कि जब आप एक केस को क्या कर रहे हैं, आप केस को एक कोर्ट से दूसरे केस में ट्रांसफर कर रहे हैं। और विड्रॉल का मतलब होता है कि जब आप किसी केस को वहां से विड्रॉ करके अपने पास ला रहे हैं, उसको हम विड्रॉ वर्ड कहते हैं, ठीक है। कलेक्टर और एसडीएम कैन विथड्रॉ और ट्रांसफर केसेस फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब जो कलेक्टर है और एसडीएम है वो क्या कर सकता है, अधीनस्थ अदालत से केस वापस ले सकता है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय से क्या है, केस को वापस ले सकता है, मतलब वापस अपने पास मंगा सकता है, या फिर स्थानांतरित कर सकता है, ऑप्शन। और अब क्या क्या कर सकता है, अगर ये किया है, ट्रांसफर विड्रॉल किया है, क्या कर सकता है, ट्राई द केस हिमसेल्फ, खुद भी सुनवाई कर सकता है, या ट्रांसफर टू अनदर सबऑर्डिनेट कोर्ट। ऐसे भी तो हो सकता है ना, कलेक्टर ये करे कि एक जगह से ट्रांसफर करके अपने पास बुला ले, ठीक है, तो ये तो हो गया फिर ट्राई द केस हिमसेल्फ, ठीक है। या फिर ये भी तो कर सकता है ना कि ट्रांसफर, देखिए ट्रांसफर में क्या हो रहा है
कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के पास भेज रहा है, ठीक है। और ट्राई द केस हिमसेल्फ का मतलब विड्रॉ करके केस को अपने पास बुला रहा है, खुद सुनवाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों वर्ड यूज हुए हैं। अब पहला एग्जाम्पल, ट्राई द केस हिमसेल्फ, दोनों का वर्ड यूज हुआ है, कलेक्टर भी एसडीएम में, पता है ना, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और एसडीएम सब डिवीजन में होते हैं। अब लैंड डिस्प्यूट केस वॉज पेंडिंग बिफोर अ तहसीलदार, क्या हो रहा है, भूमि विवाद का मामला तहसीलदार के पास लंबित था। लैंड डिस्प्यूट, ठीक है, भूमि विवाद का मामला तहसीलदार के पास लंबित था। द एसडीएम फेल्ट दैट मैटर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड हायर सुपरविजन, अब एसडीएम को लग रहा है कि ये जो मामला है बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी जो है उच्च स्तर पर सुनवाई जरूरी है। देखिए, तहसीलदार तहसील में होता है, तहसील के बाद हमारा सब डिवीजन आ जाता है, तो तहसीलदार से जो ऊंचा हमारा रेवेन्यू कोर्ट रहेगा वो तो एसडीएम का रहेगा। अब एसडीएम को ये लग रहा है कि जो मैटर जो है ये कैसा ही जो है बहुत ही उच्च स्तर पर इस पे सुनवाई जरूरी है, तो एसडीएम ने क्या किया, विड्रू द केस फ्रॉम द तहसीलदार एंड हर्ड द केस हिमसेल्फ। अब इसलिए क्या किया, एसडीएम ने जो है केस तहसीलदार से वापस लिया, ठीक है, और खुद सुनवाई की। इस देखो, जब केस को बुलाकर खुद सुनते हैं उसको बोलते हैं विड्रॉ, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। अब एग्जाम्पल, ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट, अटेनेंसी केस वाज पेंडिंग बिफोर द वन तहसील कोर्ट, ठीक है, एक तहसीलदार के कोर्ट में क्या होता है, एक किराएदारी मामला जो होता है वो लंबित होता है, किराएदारी मामला। अब क्या होता है, ड्यू टू वर्कलोड और कन्वीनियंस द कलेक्टर ट्रांसफर द केस टू अनदर तहसीलदार कोर्ट हैविंग प्रॉपर जुरिसडिक्शन। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो काम की बोझ या सुविधा के कारण कलेक्टर ने ये मामला दूसरे सक्षम तहसीलदार न्यायालय में भेज दिया। कलेक्टर को लग रहा है कि बहुत ज्यादा काम है इस जो है तहसीलदार कोर्ट में, तो चलो इसको मैं दूसरे तहसीलदार कोर्ट में भेज देता हूँ, लेकिन प्रॉपर जुरिसडिक्शन वाले कोर्ट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पे जो कलेक्टर और एसडीएम ने क्या किया, या तो हियर द केस पर्सनली खुद केस सुन सकते हैं, या फिर क्या किया, ट्रांसफर इट टू द अनदर कंपिटेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, या फिर दूसरे सक्षम अधीनस्थ न्यायालय में भेज सकते हैं, बट दे आर नॉट चेंजिंग द फाइनल जजमेंट हियर, ठीक है। वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट चेंजिंग द फाइनल जजमेंट हियर, ओनली शिफ्टिंग हु विल हियर द केस। अगर वो किसी को ट्रांसफर करके केस भेज रहे हैं तो फाइनल जजमेंट को थोड़ी ना बदल रहे हैं, वो तो खाली शिफ्ट कर रहे हैं केस को यहाँ से लेके एक जगह से लेके दूसरी जगह, ठीक है। अब देखिए, ट्रांसफर बाय कलेक्टर और एसडीएम, अभी हमने पढ़ा ट्रांसफर करके, ठीक है, खुद भी सुन सकते हैं विड्रू। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर बाय कलेक्टर और एसडीएम, दे कैन ट्रांसफर पेंडिंग केसेस टू अनदर कंपिटेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब देखिए कि वो वाले केसेस की बात हो रही है जब ये एक्ट आया होगा, उस टाइम पे जो केसेस पेंडिंग थे, ठीक है, तो लंबित मामलों को दूसरे सक्षम न्यायालय में भेज सकते हैं। एग्जाम्पल, अटेनेंसी डिस्प्यूट केस वाज पेंडिंग बिफोर तहसीलदार कोर्ट ए, ठीक है, ड्यू टू हैवी वर्कलोड और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन द एसडीएम फेल्ट दैट अनदर तहसीलदार कोर्ट बी could hear the case more properly and quickly, so the SDM transferred the pending case from court A to court B, ठीक है। Only pending cases can be transferred and the new court must also have proper jurisdiction and power to hear that case। तो यहाँ पे हम बात करें पेंडिंग केसेस को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो केसेस ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी केस पेंडिंग है तहसीलदार के पास, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ट्रांसफर और विड्रॉल बाय कलेक्टर एसडीएम, तो ये तो हो गया जब एक्ट आए हैं उसके बाद के लिए नॉर्मल प्रोविजन, और ये हो गया है कि अगर उस टाइम पर कोई केसेस पेंडिंग थे तब। अब है ट्रांसफर ऑफ अपील बाय हाई कोर्ट, अब क्या अपीलों को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, और ये पावर है हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट क्या अपील को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि जब हमने इससे पहले इस ट्रांसफर की बात पढ़ी तो ये तो हमने सब चीजों के बारे में बात पढ़ी थी ना। कलेक्टर एग्जाम कैन विथड्रॉ ट्रांसफर केसेस फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये भी किस बारे में बात कर रहा था, ट्रांसफर केसेस टू अनदर कंपिटेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट, यहाँ दोनों क्या है, केसेस की बात हो रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो मैंने पढ़ा बताया आपको बोर्ड, क्या बोर्ड भी केसेस को ट्रांसफर कर सकता है, तो बोर्ड भी केसेस को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन हमने तीनों चीज पढ़ी कि बोर्ड तो केस को भी कर सकता है, अपील को भी कर सकता है, प्रोसीडिंग को भी कर सकता है ट्रांसफर, ठीक है। अब यही जो ट्रांसफर की पावर है, ट्रांसफर अपील बाय हाई कोर्ट, अब यहाँ पर हाई कोर्ट के पावर दे दी गई है कि हाई कोर्ट चाहे तो अपील को भी कंपिटेंट जो सिविल कोर्ट्स हैं उनमें क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। हाई कोर्ट अपील
ठीक है, को एक दीवानी अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर सकता है। यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है ना अपील का हाई कोर्ट, वो कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट में कर रहा है ट्रांसफर। ये वर्ड याद रखना, सिविल कोर्ट वर्ड का यूज हो रहा है, रेवेन्यू कोर्ट वर्ड का यूज हो रहा है, ठीक है। कंडीशन, सफिशिएंट कॉस्ट रिक्वायर्ड। अब देखिए, लैंड ओनरशिप अपील वाज पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट ऑफ जयपुर। एक लैंड ओनरशिप अपील जो है पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट ऑफ जयपुर में। वन पार्टी alleged दैट लोकल एटमॉस्फेयर वाज बायस्ड एंड फेयर हियरिंग वाज नॉट पॉसिबल देयर, ठीक है। अब एक पार्टी ने क्या बोला कि लोकल एटमॉस्फेयर जो है बहुत मतलब बायस्ड है, ठीक है, कैसा है, पक्षपात पूर्ण है माहौल और निष्पक्ष जो सुनवाई संभव नहीं है। पार्टी ने अप्लाई किया हाईकोर्ट के पास कि आप इस अपील को आप ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो हाईकोर्ट ने देखा कि हाँ सफिशिएंट कॉस्ट है, तो वो इस अपील को ट्रांसफर कर सकता है जयपुर सिविल कोर्ट टू अजमेर सिविल कोर्ट, ठीक है। उसके बाद हम चलो एमसीक्यू करते हैं। पावर अंडर सेक्शन 230 इज, ठीक है, 230 के अंदर जो पावर है वो कौन सी पावर है? सबसे पहला सेक्शन जो हमने अभी 230 पढ़ा था वो क्या पावर थी? रिवीजन पावर थी बोर्ड की, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? जुरिस्डिक्शनल एरर के बारे में पढ़ा था या फिर कोई लीगल मिस्टेक हो गई है उसके बारे में पढ़ा था। फिर बोर्ड क्या इंटरफेयर कर सकता है? हाँ, बोर्ड इंटरफेयर तब कर सकता है व्हेन नो अपील लाइज। अगर अपील नहीं हो रही है फिर तो अपील में आप जाइए, आपके पास एक और मौका है कि आपकी जजमेंट को सुना जा सकता है आपकी डिक्री के खिलाफ अगर आपको लग रहा है। लेकिन रेफरेंस में रिवीजन में तो ये पावर बोर्ड को उससे दी गई नहीं क्योंकि अपील लाई नहीं कर रही है। फिर है वन ग्राउंड फॉर रिवीजन इज, एक ग्राउंड क्या है इनमें से? तो एक ग्राउंड है जुरिस्डिक्शनल एरर। फिर है हाई कोर्ट की जो रिवीजन पावर है अप्लाइज व्हेन अपील लाइज टू सिविल कोर्ट। जो हाई कोर्ट की हमने रिवीजन पावर पढ़ी थी वो कब अप्लाई हो रही है? कि जब जो अपील लाई कर रही है सिविल कोर्ट को। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत क्या बोल सकते हैं, टेक्निकल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। फिर एक कलेक्टर कैन रेफर केस टू, क्या कलेक्टर रेफर कर सकता है केस को? हाँ, तो कलेक्टर रेफर करेगा तो वो बोर्ड को ही करेगा केस रेफर। कलेक्टर की जो रेफरेंस पावर है उसके अंदर क्या एक्सक्लूड किया गया है? तो एक्सक्लूड किया गया है सेक्शन 239 के केसेस को, ठीक है। हमने पढ़ा था ना सेक्शन 239 के केसेस को। अगर भूल भी गई हो ना तो इस वीडियो को दोबारा देखना। फिर है बोर्ड कैन ट्रांसफर केसेस, क्या बोर्ड जो है केसेस को ट्रांसफर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिटवीन रेवेन्यू कोर्ट्स, ठीक है। एक रेवेन्यू कोर्ट से दूसरे रेवेन्यू कोर्ट में बोर्ड ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर हमें सिविल कोर्ट में कोई अपील ट्रांसफर करानी हो तब हाई कोर्ट कैन जो कलेक्टर क्या कर सकता है? विड्रू भी कर सकता है केस को और ट्रांसफर भी कर सकता है। हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है अपील को, लेकिन किस के बीच में? सिविल कोर्ट के बीच में। रिवीजन जो पावर होती है इज बेस्ड ऑन, रिवीजन पावर जो बेस्ड है वो किस पर बेस्ड होती है रिवीजन? या तो जुरिस्डिक्शन, ठीक है, एरर हो गया या फिर कोई लीगैलिटी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो आज हमने सेक्शन 238 तक कवर कर लिया है। बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी, ठीक है। एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस जो है अच्छी है और ये लेक्चर आपको समझ आ रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये वीडियो ना अपने स्टूडेंट्स के आपके जो फ्रेंड्स उनके साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कि उनको इस एक्ट को पढ़ने में समझने में दिक्कत आ रही हो, तो थोड़ा सा उनको भी आप हेल्प कीजिए, ठीक है, बाय शेयरिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग, do like, do comment and do share this video and don't forget to subscribe my channel. That's all for today. Bye bye, take care.